हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक का 11 से लेके 20 तक देखेंगे, गिव रीजंस। ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड माय लास्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का गिव रीजन सॉल्व किया है बच्चों। ऑब्जेक्टिव्स आई हैवंट सॉल्व्ड बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड बाय मेनी ऑफ द एजुकेटर्स ऑन यूट्यूब, सो यू ऑल कैन रेफर देयर, बट आई स्टार्टेड विद गिव रीजंस ओनली टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आप लोगों ने पूरा अच्छे से स्टडी कर लिया हो अगर, तो डू कमेंट, डू गिव अ लाइक। मेरे को पता चलेगा कितने लोग लिटरली बैठ के इज्जत से बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 to 20 हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यस, सो बच्चों 10 तक के पूरे हो गए थे, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर। एंड नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 से। कल के सेशन में हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 मतलब इन दोनों के मिलके तुम्हारे 10 क्वेश्चंस हो गए थे। आज के जो वीडियो में लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 के क्वेश्चंस हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो 20th वाला क्वेश्चन आपका टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। योर 11th क्वेश्चन इज की फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. Now what will be the answer for this question? Flower is a structural unit of sexual reproduction in plants? Yes. Now let's move to page number 26. पेज नंबर 26 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा बच्चों। जहाँ पे भी फ्लावर है ना, ये सारे टेक्निक्स है आंसर ढूंढने के। कहाँ पे है तुमको फ्लावर, कहाँ दिख रहा है आपको? फ्लावर दिख रहा है पेज नंबर 26 के ये पार्ट में। तो बच्चों तुमको शुरुआत करना है किससे? लिखना है कि फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्यों? क्योंकि इसके डिफरेंट पार्ट्स बता दो कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्ल्स। 2 जो है आपके एंड्रोशियम गाइनीशियम और 2 है कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, तो आप बता देना कि एंड्रोशियम गाइनीशियम आर दी वंस आर असेंशियल वर्ल्स एंड दे आर यूज्ड फॉर देयर मेन फंक्शन इज फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, और कैलिक्स एंड कोरोला आर द एसेसरी वर्ल्स, दे प्रोटेक्ट द इनर वर्ल्स। ये आप एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, 4 पॉइंट में बता दो। और लास्ट वाला पॉइंट ये लिखना कि द फ्लावर अंडरगोज डबल फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टूड? तो ये इतना लिख दोगे, आपका आंसर रेडी है, यू विल गेट 2 मार्क्स। तुमको सिर्फ पूछा गया कि फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। यस, क्योंकि फ्लावर में ही रिप्रोडक्शन होता है भाई, और कहीं नहीं होता, तो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओल्डर वुमेन आर मोर लाइकली टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन विद सम अबनॉर्मलिटीज। यस, इससे तुमको समझ जाना चाहिए कि ओल्डर वुमेन इफ दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे को अबनॉर्मलिटीज़ हो। वाई? बिकॉज ओल्डर वुमेन्स आर नियर टू देयर मेनोपॉज। खत्म बात। तो तुमको ये ढूंढना है, कहाँ था ये पेज नंबर इज योर 30। यस, ये आ जाएगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इधर। ठीक है, है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बच्चों। देखो शुरुआत इसकी कैसे करनी है, आप ऐसे लिखोगे कि इन केस ऑफ अ वुमेन देर आर अराउंड, इसको शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो, नो वरीज। ओके, द मेन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि पहले तुमको मेनोपॉज के बारे में बताना है। ठीक है, इन केस ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग आफ्टर देयर बर्थ, मतलब जैसे ही बर्थ होता है उनके जो ओवरीज में 2 to 4 मिलियन इमेच्योर oocytes होते हैं, बट एवरी मंथ 1 एग जो है 1 oocyte मैच्योर्स, है ना। तो अब क्या होता है कि बाय द एज ऑफ 40 to 50 मेनोपॉज आ जाता है। तो व्हाट डज दिस सेज कि ओवरीज क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओवरीज नहीं, ओवम्स, सॉरी, ओवरीज नहीं, ओवरीज के अंदर जो oocytes एग्स होते हैं वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर उस एज में यू नो इफ द वुमन गिव्स अ बर्थ टू अ चाइल्ड, देन देर आर हाई चांसेस दैट द चाइल्ड विल बी अबनॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम में ऐसा कुछ हो जाए। तो ये इधर पूरा आपका आंसर रेडी है बच्चों। इसको 4 से 5 पॉइंट में लिखना है, सिर्फ आपको काउंट के लिए नहीं लिखना है, यू हैव टू मेंशन दिस पॉइंट कि एट द एज ऑफ 42 सॉरी, लेट्स टेक दिस पेन, एक सेकेंड। हाँ, ए आना भाई, चल। अराउंड 40 to 50 ईयर्स, ये मेन पॉइंट है। सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ईदर स्टॉप्स or becomes irregular. This causes the menopause, and this is the reason if the woman gives birth to a child, the child will be abnormal, high chances.
अंडरस्टूड। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज हैज द रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। यस, पेज नंबर 26। बच्चों ये तुम्हारा एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है, नॉट अ गिव रीजन बट एज एक नॉर्मल क्वेश्चन जैसा है, आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं हम 26 पेज नंबर पे बच्चों, और दिस इज़ योर आंसर। वेयर इज़ द आंसर? 26 के ऊपर, सॉरी, हाँ इधर है, देखो। हाँ, मैंने इधर क्या बोला है बच्चों, पहले सबसे पहला तुमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देना है। सिंस ये क्वेश्चन है कि द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज हैज़ द रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, तो पहले तुमको बताना है व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच a male and a female gamete is fused, right? So it is that process। तो सिंपल सी बात है, पहले तुमको डेफिनेशन देना है, उसके बाद तुमको ये सब बोलना है कि भाई मेल एंड फीमेल जो पेरेंट का गैमेट्स होता है दे आर यूज्ड एंड हेंस द जीन्स आर ऑल्सो कंबाइंड एंड हेंस द न्यू चाइल्ड ऑलवेज एज द रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। सिंपल, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो मार्क करते चलो, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप अपने खुद के टेक्स्ट बुक में मार्क करते चलो, ठीक है। इफ़ आई एम actually I am going little fast because sorry, I don't want the video to be too long for the students, है ना। मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ एंड आपको मार्किंग भी बता रही हूँ, तो कीप ऑन डूइंग दैट। इफ़ यू आर फेसिंग कि बहुत फास्ट है, पॉज कर दो, उतना करो कंप्लीट एंड आगे बढ़ो, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, एक बार मैं पूरा वीडियो देख लूँ उसके बाद मैं बैठ के मार्क करूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम, टेक योर बुक्स, जैसे जैसे वीडियो चल रहा है वैसे वैसे करते चलो, ओके ओके। चलो नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? पॉल्यूशन इज़ अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। अरे यहाँ पे आर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत सारे ना रेफरेंस बुक्स में भी है, डाइजेस्ट एंड एवरीथिंग, तो यू कैन रेफर फ्रॉम देयर ऑल्सो, कोई इशू नहीं है। मैं क्यों तुम्हारा काम ईजी कर रही हूँ, पहली बात, अभी बहुत बच्चों को लगेगा मेरे को टेक्स्ट बुक से आंसर नहीं पढ़ना है, मेरे को बैठ के रेफरेंस बुक से। भाई आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब रेफरेंस बुक्स में नहीं है, ओके। सो इट इज़ बेटर, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड सर्च द क्वेश्चन इन द रेफरेंस बुक, इन योर डाइजेस्ट और टारगेट और एनी अदर बुक यू आर रेफरिंग। अगर है कहीं कुछ मेरे को लग रहा है नहीं ये टेक्स्ट बुक से बेटर आंसर वहाँ है, तो मैं वो भी बता रही हूँ तुम लोगों को। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम बच्चों अगेन सर्चिंग द आंसर्स फॉर द सेम क्वेश्चन। इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग, लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, क्योंकि एग्जामिनर भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही चेक करेगा, सीधी सी बात है। तो वहाँ से लर्न करो, अपने सेंटेंसेस में बस तुमको फ्रेम करना है, मेन वर्ड्स तो वहीं पे है, इनफैक्ट सेंटेंसेस भी तुमको फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू, आई नो दैट, कैसे बच्चे हैं मुझे पता है बहुत अच्छे से। 16th क्वेश्चन, पॉल्यूशन इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे मैम इसमें क्या तुमको आंसर ढूंढना है, इसमें तो हम ऐसे ही एकदम फेंक फेंक के आ जाएंगे आंसर्स। बच्चों प्लीज़, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, लास्ट के चैप्टर्स तुम्हारा डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल हेल्थ, आई नो दीज चैप्टर्स आर वेरी ईजी, बट प्लीज़ डोंट थिंक कि हम लोग अगर फेकम फाकी करके आएंगे तो अपने को मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं प्रूफ दूंगी तुम लोगों को, इसके और क्वेश्चंस हैं मैं उसके प्रूफ भी दूंगी। तो प्लीज़ डोंट डू दैट बिकॉज यू वोंट गेट मार्क्स। ऑलवेज अ टीचर और एग्जामिनर सर्चेस फॉर द वर्ड्स, साइंटिफिक वर्ड्स या टर्म्स, नहीं मिलता है आंसर का मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। लेट्स गो टू पेज नंबर 39। नया चैप्टर शुरू हो चुका है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, और हम चलते हैं पेज नंबर 39 पे। तो कुछ तुम लोगों को समझ रहा है इससे, मैं कुछ कुछ टिप्स भी दे रही हूँ बच्चों तुम लोगों को बीच बीच में, ठीक है। तो वो करना, इतना बैठ के अगर तुमको मैं ढूंढ के मैं अगर टाइम वेस्ट कर रही हूँ ढूंढने में, तो मैं चाहती हूँ आप टाइम वेस्ट ना करें आंसर्स ढूंढने में वापस, ठीक है। वेयर इज पेज नंबर 39? हाँ ये है, यहाँ पे तुम्हारा आंसर है। देखो यहाँ पे तुमको पहले डेफिनेशन लिखना है पॉल्यूशन का बच्चों, व्हाट इज़ पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के बारे में तुमको पूरे बुक में कहीं ना कहीं मिलने ही वाला है, ठीक है आंसर, तो वो तुमको आता है। तो पॉल्यूशन तुम पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद लिखो कि पॉल्यूशन इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस सच एज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, soil pollution, thermal, light, everything. So hence it is said to be that a pollution is a broad concept. समझ में आया? Is this clear? Okay, let's move to next question. The role of human beings in environmental balance is important. Page number 41. हमारा जो रोल है, रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एनवायरमेंटल बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट, येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पेज नंबर 41 पे जाते हैं। EX लिखा है, इसका मतलब ये तुम्हारा एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बट नॉट एज अ गिव रीजन बट एज अ सेपरेट
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं पेज नंबर 41 पे, और ये आ गए हम इसके आंसर पे। yes, this is the this is the answer, question number 17 it is, right? Yeah, question number 17, even this is a thoda sa okay, 19th wala is similar to this. Okay, see, question number 17 and 19 is quite similar, but दो अलग अलग आंसर्स हैं। बच्चों बोलोगे मैम 2 मार्क्स के लिए हम इतना बड़ा लिखें? हाँ भाई, तुम इसमें से देखो क्या लिखोगे। तुमको क्या बोला गया है? रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंटल बैलेंस, राइट। तो तुमको लिखना है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स थे ना, हम लोग आए हैं ना लास्ट अभी, तो लिखना है कि देर इज़ अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। कैसे? बिकॉज ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बनने के बहुत टाइम बाद हम आए हैं, और फिर उसके बाद से जब से आए हैं वी हैव प्रूव्ड आवर सुपीरियॉरिटी। ये सब आपको लिखना है। इंटर रिलेशनशिप, सुपीरियॉरिटी, है ना, एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स, राइट। वाई? बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट, वी हैव मेमोरी, वी हैव इमेजिनरी कैपेबिलिटीज, एवरीथिंग। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। सो सुपीरियॉरिटी आ गया, डोमिनेशन वाला भी पॉइंट लिख सकते हो, ओके। एंड ये वाला पॉइंट लिखो, ह्यूमन यूटिलाइज्ड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, इन एन अटेम्प्ट टू लिव अ सैटिस्फैक्टरी लाइफ, okay. Continues, kept on snatching from the nature as much as possible. So from this entire scenario we understand that human has a crucial मतलब important role in maintaining the environmental balance. Understood? और आप एक एंड लाइन भी लिख सकते हो, इफ ह्यूमन हैज डिस्टर्ब्ड द एनवायरमेंटल बैलेंस देन ह्यूमन इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल बैलेंस। खत्म बात। कितना ईजी है, कुछ लर्न आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है सम पॉइंट्स विच आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड हियर। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18, द वेरियस फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस, पेज नंबर 36। वेरियस फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस। बच्चों फूड चेन का नाम जैसे आता है ना, तुम लोगों को याद आ जाना चाहिए वो वाला पैडी फील्ड वाला, है ना, बस वही तुमको लिखना है। बट कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। पेज नंबर 36 पर जाते हैं हम। 36 इज़ द शुरुआत ऑफ दिस चैप्टर, ओके। इट्स वेरी इजी एक्चुअली। ये चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत इजी है, लेकिन बच्चे ना बहुत 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 उड़ते हैं, एकदम ना फुल हवे में रहते हैं। अरे ये चैप्टर का है तो हम तो ऐसा ठोक के आएंगे आंसर कि भाई मार्क्स ही मिल जाएगा, ऐसा कोई देता नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर्स ईजी रहते हैं उसमें अपने को प्रॉपर आंसर्स लिखने होते हैं। चलो, तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे बच्चों? इसमें सबसे पहले आप इकोसिस्टम क्या है बता दोगे, बिकॉज व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? योर क्वेश्चन इज द वेरियस फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस। अब बच्चे बोलेंगे मैम ये तो एक ही फूड चेन है। येस, इट इज़ अ एग्जाम्पल। तो आपको ये वाला फूड चेन को एज अ एग्जाम्पल देना है कि फॉर एग्जाम्पल दिस फूड चेन, जहाँ पे हम लोग है ना पैडी फील्ड्स एंड एवरीथिंग, वो वाला भी आप बोल सकते हो। ये मतलब यू कैन यूज़ एनीथिंग बच्चों, बट यू कैन यूज़ दिस फूड चेन एज योर एग्जाम्पल, ठीक है। पैडी फील्ड वाला बोलोगे, और देन मतलब सब कीड़े खाते हैं जो भी ग्रास हॉपर्स एंड उनको फ्रॉग्स खाते हैं, एंड या दिस इज़ अ फूड चेन, दिस इज़ अ फूड चेन। योर क्वेश्चन इज देयर आर वेरियस फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम। येस, देयर आर वेरियस फूड चेन्स, राइट। तो हम लोग ये फॉर एग्जाम्पल दिस, तो आप लिखोगे कैसे? सबसे पहले आप लिखोगे कि इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या है। सेकेंड थिंग, आप इसमें अलग अलग लेवल्स ऑफ जो प्राणियाँ हैं यहाँ पे, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, प्रीडेटर्स, ये सब के बारे में यहाँ पे लिख दोगे। दैट्स इट, इतना बता दिया। इसका एग्जाम्पल ये एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट। जो इसका एग्जाम्पल का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे है, राइट, पैडी फील्ड वाला, हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है ना तुम्हारा, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। बोलोगे मैम 2 मार्क्स का आंसर है। बच्चों भले जो आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, कंजूसी मत करो आंसर लिखने में, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आपने प्रॉपर्ली नहीं लिखा है यू वॉन्ट गेट मार्क्स। सो डोंट ऑलवेज थिंक कि 2 मार्क्स का आंसर है मैं सिर्फ 4 ही पॉइंट लिखूंगी, 3 मार्क्स का आंसर है सिर्फ 6 ही पॉइंट लिखूंगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ट्राई टू गिव मैक्सिमम पॉइंट्स। ज़्यादा लिखो ना भाई, तुमको क्या मतलब, स्पीड करो हाथ, और जो आपको आता है उसमें एकदम जितना आता है लिख डालो, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी आपका मिस होता है या गड़बड़ हो रहा है तो आपको दूसरे पॉइंट पे मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो आप ये इंक्लूड करना, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, प्रीडेटर्स, और यहाँ पे आपका डिकम्पोजर वाला, तो इतने पॉइंट्स लिख दो और ये फूड चेन एक्सप्लेन कर दो, आपका आंसर डन। अंडरस्टूड?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, या 19th वाला क्वेश्चन, विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यस, पेज नंबर 38 पे है। अब मैं बताती हूँ, इसमें तो मस्त बच्चे सोचे रहेंगे मैम हम तो इसमें लिख ही सकते हैं कि अगर नेचर नहीं है तो ह्यूमन जिंदा नहीं रहेगा, ह्यूमन नेचर पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन नेचर से फ्रूट्स खाता है, फल खाता है, वेजिटेबल खाता है, ये सब लिख के नहीं आना है। अंडरस्टूड? अगर वो आप लिखते हो तो आपको आधा मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कोई दे देगा, कोई उससे ज़्यादा देनेगा, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट लिखा ही नहीं है जो उसको चाहिए, जो इस आंसर को चाहिए नहीं लिखा है आपने। अंडरस्टूड? तो आपको कोई ये मार्क्स नहीं देगा इस पर। तो आपको क्या लिखना है मैं बताती हूँ, पेज नंबर 38 पे। अभी क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस सच स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखना है मैम, इसमें तो हम लिख देंगे ना कि मतलब हम लोगों को फल फ्रूट वी गेट मतलब अ लॉट, वी गेट एयर, है ना, ये नेचर से हमको सब कुछ मिलता है भाई, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। तो सुनो, पहली बात तो तुम वो पॉइंट ऐड करोगे कि ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट का एक इंटर रिलेशनशिप है ना। तो सॉरी फॉर द नॉइज़ बच्चों, खाना बनने का टाइम है तो सब ग्राइंडिंग ब्रेंडिंग चल रहा है, सॉरी फॉर द नॉइज़, एंड अभी इतना मेरे पास टाइम ही नहीं कि मैं इसको भी बैठ के एडिट करूँ, ठीक है। सो या तो ठीक है, मैं क्या बोल रही थी कि तुम लोग ये लिखोगे कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। इसका रीज़न, ठीक है, वाई। इससे पहले क्वेश्चन नंबर मैंने इसलिए कहा कि 17th एंड 19th इज़ क्वाइट सिमिलर। वाई? बिकॉज इधर भी हम ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप बता रहे हैं, तो वही आपको थोड़ा उसमें लिखना है। बट वॉट द मेन पॉइंट हियर इट इज़, सी दे हैव अ इंटर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट बहुत पहले से, एंड दे आर जस्ट दे आर मतलब हम ह्यूमन बींग्स आर जस्ट स्नैचिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? They are dependent on the nature. It is said that we have got this earth planet on lease from our future generations and not as an ancestral property. ठीक है, तो hence we should not forget to conserve it for ourselves and for future generations. It is the basic responsibility of human being to preserve the nature without disturbing its balance. तो ये point, ये वाला point मैंने क्यों बोला, this is important because this is a saying, तो ये आपको लिखना है बच्चों। अब इसमें एक और क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है, give reason we have got this earth planet on lease from our future generations. yes, तो आपको यही आंसर लिखना है। अंडरस्टूड? सो आपको जो 17th क्वेश्चन का आंसर था ना, सब स्नैच कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर एंड वी आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें लिखनी है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ वी ह्यूमन बींग्स हैव डिस्ट्रॉयड द एनवायरमेंट, सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन। समझ में आया? बहुत पका लिया ना, बहुत पकाती हूँ मैं, जब एनवायरनमेंट की बात आती है ना तो फिर मैं गंदा वाला लेक्चर देती हूँ। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन ऑफ द डे, द स्कीमेटिक ऑफ अ टर्बाइन ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पावर जनरेशन, पेज नंबर 48। यहाँ से अपने को समझ रहा है कि टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर शुरू हो गया है। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के 5 ही थे और इतने पूरे जो हैं लाइफ प्रोसेस के थे, यानी लास्ट क्वेश्चन टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी पे। तो पेज नंबर 48 पे चलते हैं हम। तुमको बोला क्या गया, क्वेश्चन समझो पहले, ऐसे मजे में नहीं लेने का। स्कीमेटिक ऑफ अ टर्बाइन ऑलवेज वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पावर जनरेशन। ये मैंने मेरे हर लेक्चर में बोला है मेरे बच्चों को कि भाई देखो, टर्बाइन हर जगह लगा है, बट अलग अलग पावर प्लांट में अलग अलग टर्बाइंस लगे हैं। तो वही बोला है, द स्कीमेटिक ऑफ अ टर्बाइन वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पावर प्लांट। येस, वी नो दैट, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में स्टीम टर्बाइन, विंड पावर प्लांट में विंड टर्बाइन, हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर टर्बाइन। समझ में आ रहा है? तो ये तुमको लिखना है, तो इसका आंसर भी है, पेज नंबर 48 पे चलते हैं हम। तो ये जो मैंने कहा ना बच्चों, यू कैन ऐड दीज पॉइंट्स। येस, इट इज़ एज वी हैव सीन इन थर्मल पावर प्लांट, इट रिक्वायर्स अ स्टीम टर्बाइन टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, एंड इन हाइड्रो पावर प्लांट वी नीड अ वाटर टर्बाइन, right? Because water comes into the turbine and it is converted. Page number 48. Yeah, here, see, to generate electricity based on the principle of electromagnetic induction, we need a generator. This we all know. To rotate the generator, we need a turbine. तो पहले उसका पर्पस लिखना है, आपको सीधा कूदना नहीं आंसर में कि हाँ अलग अलग पावर प्लांट में इधर ये यूज़ होता है उधर नहीं। पहले इंट्रोडक्शन, ऑलवेज राइट योर आंसर्स एज स्टोरी टेलिंग, एज यू आर एक्सप्लेनिंग अ अननोन पर्सन। तो एग्जामिनर को भी मज़ा आता है कि यार बच्चे को कितना आता है, देखो उसने कैसे। सो दिस इज़ योर आंसर का प्रेजेंटेशन। स्केल पट्टी से लाइन खींचने का, 1000 लाइन खींचने का पेपर में, दैट इज़ नॉट योर प्रेजेंटेशन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, द आंसर, द टाइप ऑफ आंसर्स यू राइट, इट इज़ योर पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है।
सिर्फ हैंडराइटिंग अच्छी रखना, स्पेस देना, लाइन खींचना, वो सब सेकेंडरी है. प्राइमरी है कि तुम अपना कंटेंट, तुम अपना आंसर कैसे लिख रहे हो. अंडरस्टूड. तो इतने अच्छे से लिखोगे एग्जामिनर को समझे भाई इसको सब आता है. तो एज अ स्टोरी टेलिंग लिखो. तो फर्स्ट यू टेल कि वाई व्हाट इज द नीड ऑफ टर्बाइन. टू रोटेट द जनरेटर वी नीड अ टर्बाइन एंड द जनरेटर इज यूज्ड बिकॉज वी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. समझ में आ रहा है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए अपने को जनरेटर चाहिए, जनरेटर को घुमाने के लिए अपने को टर्बाइन चाहिए. इतना बता दिया. नाउ टू ड्राइव द टर्बाइन वी नीड एन एनर्जी सोर्स based on the type of energy source it is used to rotate the turbine. There are different types of power generating stations. The design of the turbine used in different types of power station is also different. Simple सा बात है. पहले आप बोलोगे we to generate electricity we use the principle of electromagnetic induction. Now in this concept we need a generator. To rotate the generator we need a turbine. Now this turbine can be rotated through an energy source. For different energy source we require different turbines. समझ में आ रहा है. different energy source, different power station, so different turbines. खत्म. your answer is ready. understood. so this is how you need to answer. बच्चों बहुत टिप्स दे रही हूँ यार, इसी की वजह से मेरा वीडियो लंबा होता है और कुछ नहीं. ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा ही दे देती हूँ. जो लोग सेपरेट एक वीडियो बनाते हैं उसके लिए मैं तुम लोगों को बीच बीच में दे रही हूँ. इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच माय वीडियोज़ फुल. बट नहीं देखते हैं, बहुत कम बच्चे देखते हैं. नो इश्यूज़. जिसने देखा उसका फ़ायदा, जिसने नहीं देखा वो डूबा. ख़त्म बात. तो अंडरस्टूड एवरीवन. 11 to 20 रेडी है. आई होप टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स यू आर रेडी विद दीज 10 क्वेश्चंस. अंडरस्टूड. हैव अ हैबिट ऑफ कवरिंग अप द क्वेश्चन साइड बाय साइड. जैसे वीडियो आ रहा है आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड द वीडियोज़ डेली. सो डू शेयर बच्चों. अगर ये वीडियो पसंद आया है गिव अ लाइक, गिव अ शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट. सेकेंड थिंग बच्चों, एन अनाउंसमेंट मतलब ऐसे ही मेरे को बहुत सारे बच्चों का कुछ आया है डिफिकल्टीज या फेसिंग बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स. एक ने बोला है मैम बहुत टेंशन आ रहा है, दूसरे ने बोला है मैम कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में, मैं क्या करूँ. तो आई एम थिंकिंग टू बिल्ड अप सोल्यूशंस फॉर यू पीपल. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी टेंशन, कुछ मोटिवेशन नहीं आ रहा है मैम क्या करूँ मैं, 20 दिन बचा है, ये है अमका ने टमका, कुछ भी है भाई, कुछ भी तुमको कुछ मुसीबत फेस कर रहे हो कमेंट सेक्शन में बताओ. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. सेकेंड थिंग, जिसने भी मेरे बोर्ड एग्जाम टिप्स नहीं देखे हैं गो टू माई चैनल, गो टू द प्ले लिस्ट सेक्शन. वहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम टिप्स का एक प्ले लिस्ट मिलेगा जिसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टिप्स डाले हैं. प्लीज़ डू वॉच दैट. ये टाइम पे तुमको वो टिप्स यूज़ होंगे. अगर किसी ने पहले से देखा है तो वापस देखो क्योंकि आप लोग भूल गए रहोगे. ठीक है. सो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो एंड गिव अ लाइक इफ़ यू रियली लाइक्ड मेरा मेहनत. अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा दे दो रे लाइक. ठीक है, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों, और नोटिफिकेशन का बेल भी दबाना. टिल देन टेक केयर एवरीवन. स्टडी करते रहो, मज़े करो. फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में. बाय. ओके.